हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के मुनीम केमिस्ट्री क्लासेस पर। काइनेटिक्स की जो है प्रॉब्लम आपने मुझे भेज दी है, आज हम उनका सॉल्यूशन करेंगे। देखिए यहाँ पर जो प्रॉब्लम मैं आपको पहले वीडियो में सॉल्व करवा चुका हूँ वो मैंने यहाँ पर नहीं लिए दोबारा से। तो जिन्होंने वो क्वेश्चन पूछे जो मैंने वीडियो में बता दिए तो आप पुराने वीडियो देख लीजिए। उसके अलावा जो क्वेश्चन आपने करेक्शन की वजह से पूछे थे, चाहे क्वेश्चन में करेक्शन हो चाहे की में करेक्शन हो, वो मैंने आपको ग्रुप में शेयर कर दिए, तो वो यहाँ पर हम कंसीडर नहीं करेंगे। उसके अलावा जो क्वेश्चन बच गई है वो यहाँ पर हम देख लेते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो आपने पूछा है वो है क्वेश्चन नंबर 34। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 34 जो है वो एंजाइम कैटालाइसिस पर डिपेंड है। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन एंजाइम काइनेटिक्स इफ एस रिप्रेजेंट द सबस्ट्रेट। ये कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, अगर एस जो है वो सबस्ट्रेट को बता रहा है या हम कहें सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बता रहा है। तो यहां पर जो स्टेटमेंट है, सेकंड स्टेटमेंट पढ़ देता हूं डायरेक्ट। एट वेरी हाई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन रेट ऑफ एंजाइम रिएक्शन इज जीरो ऑर्डर इन एस। तो यहां पर क्या है कि ये आपके रेट लॉ है, ये आपको थ्योरी में मैंने लिखवा रखा है, वीडियो में पढ़ा रखा है, नोट्स में भी लिखा हुआ है कि ये रेट लॉ होता है फाइनल। तो जो रेट है वो है K2S E0 अपॉन S प्लस Km। अब यहां पर अगर आप कंडीशन लगाएंगे कि S जो है बहुत ज्यादा है, तो S अगर ज्यादा होगा किससे, Km से, तो यहां पर Km जो है नेग्लिजिबल हो जाएगा और S से S कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनल रेट क्या आएगा, रेट इक्वल्स टू K2 E0। तो यहां पर क्या है कि अगर आप S की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा करोगे तो S के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या हो गया यहाँ पर, जीरो। तो S के रेस्पेक्ट में ऑर्डर जीरो हो गया और E0 के रेस्पेक्ट में ऑर्डर 1 है, तो ओवरऑल ऑर्डर 1 है, S के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है, जीरो। तो यहां से ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही, कि अगर S की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो उसके रेस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, जीरो ऑर्डर की हो जाएगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, अकॉर्डिंग टू माइकलिस मेंटेन काइनेटिक्स फॉर एंजाइम कैटालाइसिस रिएक्शन द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज मैक्सिमम व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट इज। तो ये कह रहा है कि रेट मैक्सिमम कब होगी। तो देखिए यहीं पर लिखा हुआ है कि जब S बहुत ज्यादा हो जाएगा तो रेट जो है वो हो जाएगी K2 E0 जो कि क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो रेट मैक्सिमम कब होगी, जब S या सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। और हमने ग्राफ भी देखा था, जैसे जैसे आप S की कंसंट्रेशन बढ़ाते हो रेट बढ़ती है और एक लेवल पे जाके वो मैक्सिमम होती है और कांस्टेंट हो जाती है। तो वहां पर हम क्या कह सकते हैं कि मैक्सिमम वेलोसिटी कब है, जब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन ज्यादा है। इसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज C इज द इंटरसेप्ट एंड M इज द स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन व्हेन अ ग्राफ ऑफ द रेसिप्रोकल of reaction rate is plotted against the reciprocal of the substrate concentration, the value of Michaelis constant can be calculated by using the equation। तो देखिए ये आपको थ्योरी में मैंने पढ़ा रखा है, नोट्स में लिखा हुआ है कि जो Km है वो फाइनली किसके बराबर आता है, स्लोप अपॉन इंटरसेप्ट के। तो यहाँ पर स्लोप जो है वो क्या दे रखा है, M, और इंटरसेप्ट दे रखा है C। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा M अपॉन C। तो देखिए ये डायरेक्ट थ्योरी में से क्वेश्चन है, तो अगर आप ढंग से थ्योरी पढ़ेंगे तो आप आसानी से कर सकते हैं, और अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ी है तो फिर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। तो ये आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए और कंडीशन लगाने के बाद क्या फॉर्मूला बनता है वो आपको पता होना चाहिए। ये सब मैं आपको वीडियो में बता चुका हूँ और नोट्स में भी सब लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, 35 हो गया, सॉरी 34, 35, 36 हो गया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 41। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज 3.8 डेज। तो ये 41 कह रहा है कि जो हाफ लाइफ है, टी हाफ लिख देता हूं, कितनी दे रखी है, 3.8 डेज, 3.8 डेज, 3.8 डेज दे रखी है। कैलकुलेट द टाइम एट द एंड ऑफ विच 1/10 ऑफ द सब्सटेंस विल रिमेन अनडिकेड। कहने का मतलब यह है कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जिसकी टी हाफ दे रखी है 3.8 डेज। अब ये कह रहा है कि वह समय बताओ जिस पर जो सब्सटेंस है वो कितना रह जाएगा, 1/10, मतलब अनडिकेड। मतलब देखिए सब्सटेंस तो पूरा गायब नहीं होता, ऐसा थोड़ी ना कि भाई पूरा का पूरा वो रेडियो एक्टिव उड़ गया, केवल जो एटम होता है वो डिसइंटीग्रेट होता है। तो ये कह रहा है कि जो अनडिकेड है, जिसका डिसइंटीग्रेशन नहीं हुआ है, वो कितने बच गए, वो कितने बच गए, 1/10। तो ये कह रहा है कि जैसे शुरू में आपके 1 था तो अब बचा कितना है, 1/10। तो 1/10 का इनडायरेक्ट मीनिंग होता है कि 10% बचा है, 1/10 का मतलब 10% बचा है। तो ये तो हो गया लेफ्ट, ये तो क्या हो गया लेफ्ट। और कंज्यूम अगर कहूँ या डिकेड कहूँ तो डिकेड हो गया 90%। समझ में आ रही बात, ये डिकेड हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस था 90% तो क्या हो गया, अपघटित हो गया, डिकेड हो गया, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन हो गया उसका। तो बचा कितना, 10%। तो अब ये कह रहा है कि टी हाफ अगर इतनी है तो 1/10 जो है वो कितने समय में बचेगा। तो 1/10 का मतलब 90% डिकेड हो गया, 10% बच गया। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि 90% रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए फर्स्ट ऑर्डर की
क्योंकि रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन फर्स्ट ऑर्डर होता है, तो 90% के लिए कितना समय लगेगा। तो देखिए इसके लिए मैंने आपको डायरेक्ट डेटा भी लिखवा रखे हैं, क्लास में नोट्स में भी लिखवा रखा है, और सिंपल फॉर्मूला बता रखा है। अगर आपको टी और टी हाफ में रिलेशन बताना हो तो t इक्वल्स टू 3.32 टी हाफ log a अपॉन a माइनस एक्स। ये मैंने आपको फॉर्मूला लिखवा रखा है कि अगर आपको डायरेक्ट रिलेशन निकालना हो तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। तो जब आप रिलेशन निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3.32 टी हाफ। अब टी हाफ आप चाहो तो क्या लिख सकते हो 3.8 डेज, ठीक है, log a अपॉन a माइनस एक्स। अब देखिए a जो है वो आपके 100% है, तो यहाँ पर मैं 100 लिख दूंगा, और a माइनस एक्स कितने परसेंट बच गया है, ठीक है। ये तो हो गया कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इनिशियल में, और ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है टाइम टी पर, तो ये जो है ये 10 के बराबर हो जाएगा। तो 100/10 मतलब 10, 10 का लॉग आता है 1, तो फाइनली ये रह गया। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, तो आपका आंसर आएगा 12.7, जो कि फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है 12.7, ये आपके फर्स्ट ऑप्शन है। समझ में आ रही बात। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपके कितने परसेंट के लिए कितनी टी हाफ चाहिए। तो जैसे 50% के लिए 1 टी हाफ, 75 के लिए 2 टी हाफ, 87.5 के लिए 3 टी हाफ, उसके बाद 90 के लिए आपको 3.32 टी हाफ चाहिए। देखिए वापस से लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, 50% फर्स्ट ऑर्डर की बात हो रही है, 75%, 87.5%, उसके बाद सीधे 90%। तो यहाँ पर ये आपके परसेंटेज में चल रहा है, तो ये आपके 1 टी हाफ, 2 टी हाफ और ये 3 टी हाफ। उसके बाद जैसे आप 90 पे जाएंगे तो ये हो जाएगा 3.32 टी हाफ। समझ आ रही बात। उसके बाद 99 अलग है, उसके बाद 99 के बाद 99.9 अलग है। अगर 99 पे जाऊँ तो 99 अगर आप परसेंट करते हैं तो ये नीचे 10 की जगह 1 आता, तो log 2 log 100 रह जाता, और log 100 का मतलब वैल्यू 2 होती। तो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा लगभग 6.64 समथिंग के लगभग हो जाएगा, और 99.9 कर दूं अगर तो ये हो जाएगा 10 टी हाफ। ये आप चाहो तो डायरेक्ट याद कर सकते हो, ये मैंने आपको पहले थ्योरी में अच्छे से बताया था कि इस टाइप से क्वेश्चन आएगा। तो अगर आपका पहले से सॉल्व करा हुआ है, पहली बात तो ये जो फॉर्मूला है ये मैंने अपनी तरफ से आपको बताया, ये कहीं आपको बुक में मिलेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि आप क्या करोगे पहले के से रिलेशन निकालोगे, फिर बहुत टाइम लग जाएगा। तो या तो आप रट लो, ये भी आपको हर बुक में सारे डेटा नहीं मिलेंगे। तो मैंने सारे डेटा भी बता दिए, फॉर्मूला भी बता दिया है, सॉल्व करना भी बता दिया, उसके बाद आपको करना है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मैं कितना बता दूं आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें 47 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 47 कह रहा है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू। अब देखिए ये क्वेश्चन मतलब पूछने लायक था नहीं, वैसे जब इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं तो मुझे समझ नहीं आता कि भाई आप क्या करना चाह रहे हो, पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, थ्योरी आपने देखी है नहीं देखी, वीडियो देखे नहीं देखे। तो अब आप अगर नहीं पढ़ोगे थ्योरी, वीडियो नहीं देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। टेम्परेचर कोफिशिएंट होता क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ये है कि अगर आप 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो रिएक्शन कितने डिग्री या कितने रेट से बढ़ रही है। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट कुछ नहीं होता, रेट कांस्टेंट जो है, ये लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 47। रेट कांस्टेंट जो होता है, सिंपल अगर मैं लिखूं तो रेट कांस्टेंट लिखते हैं T अपॉन T प्लस 10, इस टाइप से हम लिखते हैं। अब यहाँ पर इसने इस टाइप से तो दे नहीं रखा, इसने टेम्परेचर की वैल्यू दे रखी है। तो टेम्परेचर की जो भी वैल्यू दे रखी है ऊपर जो है ये T प्लस 10 ऊपर आएगा और नीचे KT आएगा। तो यहाँ पर जब आप देखोगे तो यहाँ पर आपको इस हिसाब से करना है कि ऊपर जो है इसका आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, जो कि कितना दे रखा है K35 अपॉन K25। तो ये क्या बता रहा है कि ऊपर वाला जो रेट कांस्टेंट है वो 35 टेम्परेचर पर है और नीचे वाला 25 टेम्परेचर पर है। तो सिंपल सा है, केवल 10 का डिफरेंस होना चाहिए। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा K35 डिवाइडेड बाई K25। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 55। तो देखिए 55 क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है व्हेन अ सब्सटेंस ए वाज एक्सपोज्ड। ये क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा है, पूछने लायक क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ अच्छे से इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हेन अ सब्सटेंस ए सब्सटेंस की बात हो रही है, वॉज एक्सपोज टू लाइट, लाइट पे हम एक्सपोज कर रहे हैं, मतलब प्रकाश में उसको खुला छोड़ रहे हैं, 0.002 मोल ऑफ इट्स रिएक्ट इन 20 मिनट, मतलब कितने मोल रिएक्ट कर रहे हैं 0.00। तो नंबर ऑफ मोल जो रिएक्ट कर रहे हैं वो है 0.002, और समय कितना दे रखा है 20 मिनट। यहाँ लिख देता हूँ T कितना दे रखा है 20 मिनट, ठीक है। आगे कह रहा है इन द सेम टाइम ए, टाइम सेम है, सेम का मतलब 20 मिनट की बात हो रही है। इन द सेम टाइम ए एब्जॉर्ब्ड 6.02 इंटू 10⁶ फोटोन ऑफ लाइट पर सेकेंड। यहाँ पर पर सेकेंड इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो फोटोन एब्जॉर्ब हो रहे हैं वो कितने हो रहे हैं, लिख देता हूँ यहाँ पर 6.02 इंटू 10⁶ फोटोन पर सेकेंड है। ये क्या है, सेकेंड इनवर्स, ऐसे लिख देता हूँ, पर सेकेंड, सेकेंड एक ही बात है। कैलकुलेट द क्वांटम यील्ड ऑफ द रिएक्शन, एवोगाड्रो संख्या दे रखी है उसने,
क्वांटम यील्ड पूछा है। अब देखिए क्वांटम यील्ड होता क्या है, पहले आपको ये पता होना चाहिए, इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो क्वांटम यील्ड जो होता है इसको आप लब्धि कहते हो, प्रकाश लब्धि कहते हो, या लब्धि शब्द होता है यील्ड के लिए। क्वांटम यील्ड का मतलब जो भी आप देख लेना। क्वांटम यील्ड का अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट रिएक्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फोटोन एब्जॉर्ब्ड, ये होता है। या फिर अगर मैं मॉलिक्यूल के सेंस में कहूं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट रिएक्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फोटोन्स एब्जॉर्ब। तो यहां पर अगर ऊपर मोल में लोगे तो नीचे भी मोल में लेना पड़ेगा, और ऊपर मॉलिक्यूल में लोगे तो सिंपल संख्या लेनी पड़ेगी आपको। तो अगर मैं मॉलिक्यूल के सेंस में कहूं तो जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट रिएक्ट ऊपर आता है तो वो मैंने लिख दिया 0.002। अब ये तो नंबर ऑफ मोल्स है, मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चाहिए। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए मैंने क्या करा, इसको अवागाद्रो संख्या से मल्टीप्लाई कर दिया। अवागाद्रो संख्या क्या है 6.02 इंटू 10⁻23। ये मैंने क्या करा, मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करने के लिए नंबर ऑफ मोल्स को अवागाद्रो संख्या से गुणा कर दिया, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फोटोन्स एब्जॉर्ब। तो पर सेकंड फोटोन एब्जॉर्ब कितने हो रहे हैं 6.02 इंटू 10⁻6, और पूरे समय में कितने हुए, तो पूरा जो समय है पर सेकंड है, तो इसको आप समय को सेकंड में कन्वर्ट करके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सेकंड में कन्वर्ट करके जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 20 इंटू 60। ये फाइनल आपके इक्वेशन आ गई। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ये आपके कैंसिल आउट हो जाएगा, ये पॉइंट हटाओगे तो 10⁻³ हो जाएगा। तो ये आपके पावर कितनी रहेगी 20 रहेगी। इसके बाद आपको केवल सॉल्व करना है। सॉल्व जब आप करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा, लिख देता हूं। अब ये सॉल्व आप कर लेना, ये मैं नहीं करा सकता यहाँ पर। 1.66 इंटू 10⁻11 ये आंसर आ जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना, ऊपर क्या करने हैं, जितने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं वो आपको संख्या चाहिए। अब वो मॉलिक्यूल की संख्या नहीं दे रहा है तो आपको क्या करना है, मोल की संख्या गुणा अवागाद्रो संख्या। ये तो आ गया ऊपर मॉलिक्यूल के लिए जो रिएक्ट कर रहा है। नीचे क्या आना चाहिए, नंबर ऑफ फोटोन्स। तो नंबर ऑफ फोटोन्स कैसे होगा कि जो पर सेकंड उसने दे रखा है कि इतने फोटोन एब्जॉर्ब हो रहे हैं या इतने फोटोन पड़ रहे हैं, इंसिडेंट हो रहे हैं, वो फोटोन की संख्या इनटू टाइम। टाइम किसमें, सेकंड में। ये आप इक्वेशन बनाओ और सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 हो गया। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पर। तो देखिए 58 जो क्वेश्चन नंबर है वो कह रहा है फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के की वैल्यू दे रखी है, द वैल्यू ऑफ हाफ लाइफ टाइम इन मिनट इज। अब देखो यहां पर थोड़ा सा बस घुमा इसने ऐसे रखा है कि देखिए घुमा कैसे रखा है कि क्वेश्चन नंबर 58 की बात करूं तो 58 जो है उसमें के की वैल्यू दे रखी है। के की वैल्यू क्या दे रखी है, लिख देता हूं मैं 2.31 इंटू 10⁻14 पर सेकंड। ये इसने के की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, के की वैल्यू देखिए यूनिट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इजी क्वेश्चन को टफ बना देता है। तो के की वैल्यू कितनी दे रखी है 2.31 इंटू 10⁻14 पर सेकंड। अब इसने कुछ लिखा हो चाहे नहीं लिखा हो, जैसे ही के की आपने यूनिट देखी आपको पता चल जाना चाहिए कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात हो रही है। ठीक है, हालांकि इसने जो है फॉर द फर्स्ट ऑर्डर लैंग्वेज लिख रखी है, नहीं भी लिखता तो आपको खुद को समझना पड़ेगा। द वैल्यू ऑफ हाफ लाइफ टाइम इन मिनट इज। अब देखिए केवल टी आप पूछता तो चल जाता, तो टी ऑफ का फॉर्मूला क्या होता है 0.693 अपॉन के। अब ये जो टी ऑफ है वो उसी यूनिट में आता है जिसमें यूनिट में के है। तो ये जो आपके आंसर आएगा ये आएगा आपके सेकंड में, क्योंकि सेकंड इनवर्स ऊपर जाएगा। उसको आपको क्या करना है 60 से डिवाइड करना है। तो आपको कुछ नहीं करना, टी हाफ जो है ये आपके दे रखा है 0.693 डिवाइडेड बाय के को मैं लिखूं अगर 2.31 इंटू 10⁻14। अब सेकंड इनवर्स को ऊपर ले जाएंगे तो सेकंड हो जाएगा। तो इसको आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है किसमें, मिनट में। तो आपने क्या करा, डिवाइडेड बाय 60 कर दिया। इसको आप सॉल्व कर लो। अगर आप डिवाइडेड बाय 60 नहीं करते तो टी ऑफ सेकंड में आता, मैंने क्या करा डिवाइडेड बाय 60 कर दिया। तो अब जो टी ऑफ आएगा वो आपके आएगा मिनट में। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर आएगा 3 इंटू 10⁻13। आंसर क्या आएगा 3 इंटू 10⁻13। ये आप चेक कर लेना। ठीक है, कैलकुलेशन का पार्ट इतना टफ नहीं है, उसको अप्लाई कैसे करना है वो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 58 हो गया आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है 72। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 72 क्या कह रहा है, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए गिव्स प्रोडक्ट हैज अ फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट। ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 72, यहाँ लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 72। ये कह रहा है अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए गिव्स प्रोडक्ट हैज अ फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट दे रखा है इसने, के की वैल्यू लिख देता हूँ कितनी दे रखा है 1.15 इंटू 10⁻³ सेकंड इनवर्स। तो देखिए सेकंड इनवर्स यूनिट होती है रेट कांस्टेंट की, किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। आगे कह रहा है हाउ लॉन्ग इट विल टेक 8 ग्राम ऑफ ए टू रिड्यूस टू 2 ग्राम। तो यहां पर ये क्या पूछ रहा है कि यहां तो डायरेक्ट इसने टी ऑफ पूछा है, यहां इसने टी ऑफ डायरेक्ट नहीं पूछा। इसने क्या कहा, इसमें कंडीशन अप्लाइड कर दी, यहां नीचे लिख देता हूं कि जो रिएक्टेंट था वो शुरू में 8 ग्राम था,
शुरू में कितना था 8 ग्राम, और 8 ग्राम से कितना रह गया 2 ग्राम। तो ये कह रहा है कि भाई रेट कांस्टेंट तो इतना है और शुरू में 8 ग्राम था, बाद में कितना रह गया 2 ग्राम। तो बताओ जो समय लगा वो कितना लगा। इसके लिए आपको ये रिलेशन हेल्प करेगा। अब सबसे पहले तो आप ये काम करो कि टी हाफ निकाल लो। तो टी हाफ जो होता है वो होता है 0.693 अपॉन के। ये हो गया टी हाफ क्या होता है 0.693 अपॉन के। ये आपने टी हाफ का फॉर्मूला लिख लिया। अब के की वैल्यू आप पुट कर सकते हो, चाहो तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 0.693 अपॉन के की वैल्यू लिख देता हूँ 1.15 इंटू 10⁻⁻3। ये मैंने लिख दी वैल्यू। तो ये आपके वैल्यू हो गई। तो यहाँ पर यहाँ तक मैंने टी हाफ का काम कर लिया। अब आप सबसे पहले ये देखो 8 ग्राम से 2 ग्राम हो गया, तो पहली हाफ लाइफ में 8 से 4 होगा और दूसरी हाफ लाइफ में 4 से 2 हो जाएगा। इसका मतलब ये देखा जाए तो ये 1/4 है। कितना बच गया 1/4। या फिर अगर मैं कहूँ कि कितनी रिएक्शन कंप्लीट हो गई, तो ये हो गई 75% रिएक्शन कंप्लीट। ये डेटा ये बता रहा है कि अगर 8 से 2 ग्राम हो गया तो कितना मतलब हो गया 1/4 रिएक्टेंट रह गया और कितने परसेंट रिएक्शन हो गई 75। अब 1/4 कैसे रह गया, 2/8 करोगे 1/4 रह जाएगा। तो मतलब रिएक्टेंट कितना बच गया 1/4। 1/4 बचने का मतलब खर्च कितना हुआ 3/4। 3/4 खर्च हो गया, मतलब कितने परसेंट रिएक्शन कंप्लीट हो गई 75% रिएक्शन कंप्लीट हो गई। 75% रिएक्शन का मतलब कितने टी हाफ चाहिए 2 टी हाफ चाहिए। तो ये टी हाफ का फॉर्मूला है। अगर आपको टी चाहिए तो आप क्या करो 2 टी हाफ कर दो, इसी को 2 से गुणा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपके जो सॉल्यूशन है 72 का इस टाइप से होगा। तो उसने क्या करा, एक तो के से टी हाफ निकलवाया, फिर उसने क्या करा जो कंडीशन दी उसमें 2 टी हाफ समय लगेगा, तो टी हाफ को 2 से गुणा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो जो 72 का फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 1205 सेकंड। यूनिट का भी आपको ध्यान रखना है 1205 सेकंड। अब ये आप सॉल्व कर लेना खुद, इतना तो आप कर ही सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आप ही को सॉल्व करना है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो एग्जाम में आपसे सॉल्व नहीं होगा। और ये आप ध्यान रखना कि ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। कई बार कैलकुलेशन इजी देता है, कई बार थोड़ा टाइम लग सकता है। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी तो आप एग्जाम में कैलकुलेशन से घबराओगे। इसलिए जब भी न्यूमेरिकल करो तो बिना कैलकुलेटर के बैठा करो, क्योंकि एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। समझ में आ रही बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ये आपके 72 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 80। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 80 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 80 दे रखा है फॉर अ रिएक्शन। यहाँ लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 80 फॉर अ रिएक्शन। इसमें EA की वैल्यू दे रखी है। फॉर अ रिएक्शन EA इक्वल्स टू 0, एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू इसने 0 दे दी, एंड K इक्वल्स टू 3.32 इंटू 10⁻⁴ सेकेंड इनवर्स। यहाँ पर ये कह रहा है कि जो K है उसकी इसने वैल्यू दे दी 3.32 इंटू 10⁻⁴ सेकेंड इनवर्स। अब देखिए जैसे ही आपने K की वैल्यू देखी, यूनिट देखी, आपको समझ में आ गया कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात हो रही है, ठीक है। 300 डिग्री केल्विन, टेम्परेचर कितना है 300, टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन, ठीक है। द वैल्यू ऑफ K एट 310 डिग्री केल्विन वुड बी। अब यहाँ पर आप जब फॉर्मूला देखेंगे तो आरएमएस इक्वेशन मैंने आपको पढ़ा रखी है। K इक्वल्स टू A E की पावर माइनस EA अपॉन RT, ये आपके फॉर्मूला होता है, ठीक है। K इक्वल्स टू A E की पावर माइनस EA अपॉन RT, ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पर आपको EA की वैल्यू 0 दे रखी है, तो जैसे आपके ओवरऑल 0, भाई ऊपर 0 वैल्यू दे रखी है तो E की जो पावर है वो 0 हो गई, ओवरऑल क्या हो गई 0। तो ये पावर जब आपके 0 होगी, भाई ये जो टर्म है ये क्या हो गई E की पावर 0, और E की पावर 0 जो होती है वो 1 के बराबर होती है। किसी की भी पावर आप 0 करोगे तो वो 1 के बराबर हो जाएगा। तो फाइनली क्या हुआ, K जो है वो किसके बराबर हो गया, A के बराबर। इसका मतलब अब जो K की वैल्यू है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रही, वो कांस्टेंट हो गई, किसके बराबर हो गई, A के बराबर। अब आप चाहे 300 केल्विन की बात करो, चाहे 310 केल्विन की बात करो, चाहे 350 केल्विन की बात करो, K की वैल्यू फिक्स है। K की वैल्यू फिक्स कितनी हो जाएगी, A के बराबर, या A की वैल्यू फिक्स कितनी हो गई, K के बराबर, कैसे कर लो। तो यहाँ पर आपके जो आंसर आएगा वो आएगा 3.32 इंटू 10⁻⁴ सेकेंड इनवर्स। मतलब आप टेम्परेचर कुछ भी करो, जो K की वैल्यू है वो A के बराबर है और जो A की वैल्यू है वो K के बराबर है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर हो गया 80। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 94। तो देखिए 94 क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस आफ्टर 2 आवर रिमेन्स 1/16। देखिए यहाँ लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर आपके 94। क्वेश्चन नंबर 94 क्या कह रहा है, अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस आफ्टर 2 आवर, समय कितना दे रखा है, टी हाफ नहीं दे रखा है, समय दे रखा है 2 आवर, समय कितना दे रखा है 2 घंटे का समय दे रखा है। रिमेन 1/16, कितना बच रहा है, रिएक्टेंट कितना बच रहा है 1/16 बच रहा है। स्टार्टिंग का कितना बच रहा है 1/16, ठीक है। ऑफ इट्स ओरिजिनल अमाउंट, शुरू का जो है वो कितना बच गया 1/16, कितना बच गया 1/16, 1/16 बच गया।
ऑफ इट्स ओरिजिनल अमाउंट टी हाफ इन मिनट ऑफ दिस सब्सटेंस विल बी। ये पूछ रहा है इसके लिए टी हाफ कितना होगा। तो सबसे पहले आप ये देखो कि कितनी टी हाफ लगेगी 1/16 होने में। तो यहां पर मैंने आपको बताया था कि कितनी टी हाफ है, उसका फॉर्मूला कैसे है, ये आपके 2 की पावर n होता है। n यहाँ पर ऑर्डर नहीं है, n यहाँ पर नंबर ऑफ टी हाफ है। ये मैंने आपको बताया था फॉर्मूला, अगर आपने थ्योरी वीडियो देखा हो या नोट्स पढ़े हो या अगर आपने ढंग से भी देखा है तो ये आपको मैंने फॉर्मूला बताया था कि 1/2 की पावर n। n यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ टी हाफ। n क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ टी हाफ, मतलब टी हाफ कितनी संख्या में है, मतलब कितने टी हाफ चाहिए इतना होने में। तो 2 की पावर क्या रखूं कि 16 आ जाए, तो आप रख के देखिए। 2 की पावर अगर 1 रखूंगा तो 2 आएगा, 2 की पावर 2 रखूंगा तो 2 दूनी 4 आएगा, 2 की पावर 3 रखूंगा तो 4 दूनी 8 आएगा। तो 2 की पावर 4 रखना पड़ेगा। इसको आप क्या करोगे, 16 को क्या करोगे, 2 की घात 4 करोगे और ये है 2 की घात n। तो n जो है वो 4 के बराबर आएगा, मतलब 4 टी हाफ चाहिए। 4 टी हाफ में इतना काम होगा, मतलब 1/16 कितने समय में बचेगा, 4 टी हाफ में। तो यहां पर टोटल टाइम दे रखा है कितना, 2 घंटे। मतलब जो टोटल टाइम लगा भाई, टोटल टाइम कितना दे रखा है, 2 घंटे, 2 आवर दे रखा है। और टोटल टाइम का मतलब कितने टी हाफ है, 4 टी हाफ। तो 4 टी हाफ जो है 2 घंटे के बराबर है। तो 1 टी हाफ कितने के बराबर होगा, तो 4 टी हाफ जो है वो 2 आवर के बराबर है। तो एक जो टी हाफ है या सिंपल टी हाफ कहूं तो वो कितना हो जाएगा, 1/2 आवर। 1/2 आवर ऑप्शन में तो वो कर दीजिए, मिनट में दे रखा है तो मल्टीप्लाई बाय 60 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 30 मिनट। समझ आ रही बात। तो यहां पर आंसर हो जाएगा 30 मिनट। आंसर क्या हो जाएगा, 30 मिनट। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर था 94। समझ आ रही बात, आंसर क्या आ जाएगा 30 मिनट। 1/2 में 1 टी हाफ लगता है, 1/4 में 2 टी हाफ लगता है, 1/8 में 3 टी हाफ लगता है, 1/16 में 4 टी हाफ लगता है, 1/32 में 5 टी हाफ लगता है। तो ये आपके ओवरऑल समय इस हिसाब से लगता है। तो ये आपको याद हो जाएगा अगर आप ढंग से प्रैक्टिस करोगे तो आपको फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी। 94 के बाद 99 की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 99 दे रखा है, फॉर द रिएक्शन ए गिव्स टू बी। ये कह रहा है कि कोई रिएक्शन है, यहां लिख देता हूं क्वेश्चन नंबर 99, रिएक्शन दे रखी है, यहां लिख देता हूं ए गिव्स टू बी। ए रिएक्टेंट है, वो क्या दे रहा है, 2b दे रहा है। ठीक है, ए गिव्स 2b, द डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए व्हेन 0.25 मोल पर लीटर ऑफ बी इज फॉर्म्ड। ये कह रहा है कि बी जो फॉर्म हो रहा है वो कितना हो रहा है, बी कितना बन रहा है, ये दे रखा है इसने 0.25। ठीक है, यूनिट की मैं बात नहीं कर रहा, यूनिट सेम दे रखी है। तो ये कह रहा है कि भाई रिएक्शन ये है, ए गिव्स 2b। अब ये कह रहा है कि बी के कितने मोल बन गए, वो ये कह रहा है 0.25 मोल बन गए। तो ये कह रहा है कि भाई ए के कितने मोल खर्च हुए। अब सीधी सी बात ये है कि जब आप इसकी स्टोइकियोमेट्री देखोगे इस रिएक्शन की, तो आप क्या देख रहे हो कि एक ए से 2 बी बन रहे हैं। मतलब जितना ए खर्च होगा, जितने मोल के ए के खर्च होंगे, बी उससे दुगना बनेगा। अब आप ये देखो कि भाई बी दुगना है, दुगना कितना है 0.25, तो इसका आधा कितना होगा। तो जब आप इसको 2 से भाग दोगे तो इसका आधा आ जाएगा। तो जब 2 से भाग दोगे तो ये हो जाएगा 0. इसको 250 मान लो तो ये हो जाएगा 125। इसका मतलब ए के कितने 0.125 मोल खर्च हुए, तब जाके बी के दुगने मोल बने। इसका दुगना कितना है 0.25। तो यहां आंसर आएगा 0.125। बहुत इजी है, केवल आपको इक्वेशन की स्टोइकियोमेट्री समझनी है। मतलब आप ये देखो कि रिएक्टेंट की साइड ए है, प्रोडक्ट की साइड 2 है। तो एक रिएक्टेंट खर्च हो रहा है तो 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो जितने रिएक्टेंट खर्च होंगे प्रोडक्ट के मोल दुगने होंगे। तो अब आपको प्रोडक्ट के दे रखे तो उसका डिवाइडेड बाय 2 कर दो, और रिएक्टेंट के देके प्रोडक्ट के पूछते तो 2 से गुणा करना पड़ता। समझ आ रही बात। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर हो गया 99। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपने पूछा है 102। अब 102 जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 102, क्वेश्चन नंबर 102 कह रहा है अ सर्टेन न्यूक्लियाइड हैज हाफ लाइफ 30 मिनट। ये कह रहा है कि कोई न्यूक्लियाइड है। अब देखिए ये आपके बार बार आ रहा है कि जो न्यूक्लियाइड है, मतलब जो रेडियो एक्टिव रिएक्शन होती है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। जो रेडियो एक्टिव रिएक्शन होती है डिसइंटीग्रेशन, वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। शीट में दे रखा है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अ सर्टेन न्यूक्लियाइड हैज अ हाफ लाइफ ऑफ 30 मिनट। ये कह रहा है कि कोई न्यूक्लियाइड है, उसकी हाफ लाइफ कितनी है, 30 मिनट दे रखी है। इफ अ सैंपल कंटेनिंग 600 एटम इज अलाउड टू डिके फॉर 90 मिनट। ये कह रहा है कि कोई सैंपल है जिसमें एटम की संख्या शुरू में कितनी है 600। ये एक तरह से कंसंट्रेशन मान लो, शुरू में 600 है, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन 600 है। आगे कह रहा है इफ अ सैंपल कंटेनिंग 600 एटम इज अलाउड टू डिके फॉर 90 मिनट। अब ये कह रहा है कि शुरू में कितने एटम है 600, और समय कितना दे रखा है इसने पूरा 90 मिनट। समय कितना दे रखा है इसने 90 मिनट। तो आगे क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी एटम विल रिमेन। विल रिमेन का मतलब अनडिकेड, मतलब जो रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन से डिके नहीं हुए वो कितने बचेंगे। अब इसको सीधे सीधे आप ऐसे समझो कि 30 मिनट हाफ लाइफ है, तो 30 मिनट बाद जितने स्टार्टिंग में उसके आधे बच जाएंगे। समझ आ रही बात। तो यहां पर टोटल टाइम 90 मिनट दे रखा है,
तो 90 मिनट का मतलब कितने टी हाफ है, इसका मतलब 90 मिनट का मतलब क्या है, ये टी जो है वो 3 टी हाफ के बराबर है। किसके बराबर है, 3 टी हाफ, क्योंकि एक टी हाफ कितना है 30 मिनट, तो 3 टी हाफ कितना बचेगा, तो 3 टी हाफ आपको मैंने बता रखा है कि 1/2 एक टी हाफ में, 1/4 2 टी हाफ में, 1/8 3 टी हाफ में। तो यहां पर आप क्या कहोगे कि भाई टोटल जो टाइम है उसमें कितना बचेगा, स्टार्टिंग का 1/8 इंटू आप स्टार्टिंग कर दो, स्टार्टिंग कितने है 600, इसको आप सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। समझ आ रही बात, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर था आपके 102, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 75। समझ में आ रही बात, या फिर आप इसको ऐसे ना करके परसेंटेज निकाल लो कि भाई 3 टी हाफ का मतलब कितने परसेंट रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, तो 3 टी हाफ में 87.5% रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, मतलब 87.5% तो डिके हो गए, 87.5% तो क्या हो गया, डिके हो गया, बचा कितना 12.5%। तो अगर आप 600 का 12.5% निकालोगे तो भी आपके 75 आएगा, जैसे जाओ वैसे कर लो, फिर वो परसेंटेज में और कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी कैलकुलेशन। ये बहुत सिंपल है, 600/8 बहुत आसान है। अब अगर आपको डिवाइड करना भी नहीं आता तो वो एक चिंता का विषय हो सकता है। तो देखिए ये आपके हो गए 102 नंबर तक क्वेश्चन हो गए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 103 क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप हैविंग हाफ लाइफ ऑफ 3 डेज, एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है जिसकी हाफ लाइफ कितनी दे रखी है, 3 दिन दे रखी है। फिर वो कह रहा है कि 12 दिन बाद उसको देखा गया, और क्या देखा गया कि 12 दिन बाद वो कितने बच रहा है, कितना अमाउंट बच रहा है 3 ग्राम। तो कह रहा है कि शुरू में कितना होगा, तो कहने का मतलब ये है कि शुरू में 3 हाफ जो टी हाफ दे रखा है वो है 3 दिन, और समय दे रखा है 12 दिन। अब ये कह रहा है कि भाई 12 दिन बाद 3 ग्राम बचा, तो शुरू में कितना था, तो 12 दिन का मतलब क्या है, कितनी टी हाफ, 4 टी हाफ, 3 4 जा 12, तो 4 टी हाफ बाद कितना बच रहा है 3 ग्राम। अब हमने क्या देखा था कि 4 टी हाफ का मतलब क्या होता है, तो 4 टी हाफ का मतलब होता है 1/16, मतलब इनिशियल का 1/16 बच रहा है, और 1/16 किसके बराबर है, 3 ग्राम के बराबर है, तो 1 किसके बराबर होगा, तो 1 के लिए मैंने 16 को यहाँ से गुणा कर दिया, तो 16 × 3 कितना आ गया 48, ये आंसर हो जाएगा आपके। नॉर्मली क्या पूछता है कि स्टार्टिंग में 48 है, 12 दिन बाद कितना बचेगा, इस बार इसने उल्टा पूछ लिया, ये कह रहा है 12 दिन बाद इतना बचा तो शुरू में कितना था, बात वही है। इसको आप चाहो तो उल्टा क्वेश्चन चेक कर सकते हो, क्रॉस चेक, कि भाई शुरू में 48 ग्राम था और टी हाफ 3 दिन है, तो 12 दिन बाद कितना बचेगा, तो 12 दिन का मतलब 4 टी हाफ का मतलब 1/16, तो 48 का 1/16 कितना होगा 3 आ जाएगा, आंसर क्रॉस चेक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107। क्वेश्चन नंबर 107 क्या कह रहा है कि भाई आर्रीनियस इक्वेशन जो है वो ये है, ये आर्रीनियस इक्वेशन की बात अगर हम करें, आर्रीनियस इक्वेशन नहीं कहते इसको, कोलिजन थ्योरी का फॉर्मूला है, आर्रीनियस इक्वेशन नहीं है, कोलिजन थ्योरी का फॉर्मूला है, ठीक है। पी जो है वो प्रोबेबिलिटी फैक्टर है, ये आपके फ्रीक्वेंसी फैक्टर है। अब यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि किसको डिक्रीज करें कि रेट बढ़ जाए, मतलब रेट क्या हो जाए रैपिडली, मतलब रैपिडली का मतलब जो रेट है वो फास्ट हो जाए, रेट बढ़ जाए, किसको कम करने से, तो आपको पता है कि एक्टिवेशन एनर्जी को कम करने से जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। बाकी को बढ़ाओगे तो रेट क्या होगी, बाकी को बढ़ाने से रेट बढ़ेगी, और इसको कम करने से रेट बढ़ेगी। बाकी आप जिसको भी बढ़ाओगे उससे रेट बढ़ेगी, बाकी केवल इसको कम करने से रेट। अब देखिए यहाँ पर आप पी को बढ़ाओगे रेट बढ़ेगी, जेड को बढ़ाओगे रेट बढ़ेगी, टी को बढ़ाओगे रेट बढ़ेगी, लेकिन अगर ई को बढ़ा दिया तो रेट कम हो जाएगी। तो उसका उल्टा करें तो ई को कम करेंगे तो रेट बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर ये पूछा है कि किसको कम करने से रेट बढ़ेगी, अगर इसको कम करोगे रेट कम हो जाएगी, इसको कम करोगे रेट कम हो जाएगी, इसको कम करोगे रेट कम हो जाएगी, केवल ई को कम करने से रेट बढ़ेगी। इसका उल्टा भी पूछ सकता था कि किसको बढ़ाने से रेट कम होगी, तो ई को बढ़ाने से रेट क्या हो जाएगी, कम। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 107। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 111 दे रखा है। 111 क्या कह रहा है कि एक रिएक्शन है जिसमें अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की बात करें तो ये कह रहा है कि शुरू के 50 मिनट में अगर हम देखें तो 50% रिएक्टेंट जो है वो बच रहा है। रिएक्टेंट कितना बच रहा है 50%, और ये कह रहा है 100 मिनट बाद देखा तो रिएक्टेंट कितना बचा 0%, मतलब 100% रिएक्शन कंप्लीट होगी। तो अगर आपने मेरा थ्योरी वीडियो देखा होगा तो मैंने वहां बताया था कि केवल 0 ऑर्डर रिएक्शन जो है वो 100% कंप्लीट होती है, बाकी इन्फाइनाइटली चलती रहती है। और 0 ऑर्डर कितने टी हाफ में कंप्लीट हो जाती है, 2 टी हाफ में, ये मैंने आपको पढ़ा रखा है। तो ये आपके 50 मिनट में 50% लेफ्ट है, मतलब ये टी हाफ है। तो 100 मिनट का मतलब क्या हुआ 2 टी हाफ, 100 मिनट का मतलब क्या हुआ 2 टी हाफ। 2 टी हाफ में अगर रिएक्शन कंप्लीट हो रही है इसका मतलब 0 ऑर्डर रिएक्शन है। क्या है, 0 ऑर्डर रिएक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113। बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है। क्या है कि 50% रिएक्शन कंप्लीट हो रही है कितने समय में, 40 मिनट में। तो 50% रिएक्शन कंप्लीट हो रही है 40 मिनट में, मतलब 40 मिनट क्या है, टी हाफ है। अब ये आगे कह रहा है कि भाई 87.5% रिएक्शन कितने समय में कंप्लीट होगी। अब यहाँ पर इसने हिंट दे रखा है कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब देखिए एक्चुअल लैंग्वेज में आपको पढ़ के बताता हूँ। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो ये जो बात हो रही है डेटा की, ये फर्स्ट ऑर्डर की बात हो रही है, सबके लिए लागू नहीं होगा। फर्स्ट ऑर्डर अगर 50% 40 मिनट में कवर हो रही है
इतनी कंप्लीट हो रही है, तो 87.5 का मतलब कितना है, तो 87.5 का मतलब कितने टी ऑफ मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले बताया इस वीडियो में, 3 टी ऑफ, 50% 1 टी ऑफ, 75% 2 टी ऑफ, 87.5 मतलब 3 टी ऑफ। तो ये आपके 1 टी ऑफ है और ये 3 टी ऑफ है, तो 3 टी ऑफ का मतलब 40 × 3 120 मिनट आंसर आ जाएगा। अब अगर आपकी प्रैक्टिस है तो आपको 5 सेकंड नहीं लगेंगे आंसर निकालने में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 117, क्वेश्चन नंबर 117 क्या बहुत सिंपल है लेकिन घुमा देता है अच्छे खासे को। क्या कह रहा है कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, कितना दे रखा है 2 ग्राम, इसकी टी ऑफ कितनी है 7 दिन। अब वही रेडियो एक्टिव सब्सटेंस अगर 1 ग्राम दे रखा हो तो उसकी टी ऑफ कितनी होगी, तो आप सोचोगे कितनी होगी, आंसर आएगा 7 डेज। क्यों, क्योंकि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करता है, और फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन का अगर आप टी ऑफ का फॉर्मूला देखोगे, यहाँ लिख देता हूँ, टी ऑफ का फॉर्मूला है 0.693/K। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में टी हाफ में कहीं पर भी कंसंट्रेशन नहीं आ रहा, तो आप चाहे शुरू में 1 ग्राम लो, चाहे 10 ग्राम लो, चाहे 100 ग्राम लो, टी ऑफ फिक्स ही रहेगा। अब टी ऑफ का मतलब क्या होता है, जितनी शुरू में है उसका आधा। तो यहाँ पर अगर मैं शुरू में 2 ग्राम ले रहा हूँ तो टी ऑफ का मतलब क्या है कि ये 2 ग्राम से 1 ग्राम हो जाए, और अगर मैं शुरू में 1 ग्राम ले रहा हूँ तो टी ऑफ का मतलब क्या है 1 ग्राम से आधा ग्राम हो जाए। तो यहाँ पर आपके फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी ऑफ जो है वो कंसंट्रेशन में डिपेंड नहीं करती है, समझ में आ रही बात, कंसंट्रेशन में डिपेंड नहीं करती है, तो आंसर उसके हिसाब से होगा, समझ में आ रही बात। तो कंसंट्रेशन में डिपेंड नहीं कर रही तो चाहे 2 ग्राम लो चाहे 1 ग्राम लो, टी ऑफ सेम रहेगा 7 डेज। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 121, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 121 डिफरेंट पैटर्न का क्वेश्चन है लेकिन बहुत सीधा क्वेश्चन है। क्या दे रखा है भाई, रेट इक्वेशन दे रखी है, रेट इक्वेशन क्या है, रेट इक्वल्स टू के ए बी की पावर 2, अच्छी बात है। उसके बाद ए की वैल्यू दे दी इसने, ए की कंसंट्रेशन दे दी, बी की कंसंट्रेशन दे दी, रेट बता दी कि भाई इतनी है। अब ये पूछ रहा है के की वैल्यू बताओ। अब आपके सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है और पूछ रहा है सारी चीज देके के पूछ रहा है, आपको के को एक साइड रखना, बाकी सबको एक साइड ले जाओ। क्या करा आपने, के को एक साइड रखा, रेट अपॉन ए और बी का स्क्वायर, ये रहा आपकी इक्वेशन, इससे मैंने नई इक्वेशन बता दी। अब आपको रेट दे रखी है, इसकी वैल्यू रखो, ए दे रखा है इसकी वैल्यू रखो, बी दे रखा है इसकी वैल्यू रखो, बी का स्क्वायर है, वैल्यू रखो, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 123, क्वेश्चन नंबर 123 क्या कह रहा है कि जो रिएक्टेंट है उसकी 25% रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में कमी आ रही है, कितने समय में, 10 मिनट में। 50% कमी आ रही है कितने समय में, 20 मिनट में। 75% कमी आ रही है कितने मिनट में, 30 मिनट में। कमी का मतलब इतने % रिएक्शन कंप्लीट हो गई, ऐसे समझ लो। तो अब आप इसको ऐसे समझो कि मैंने आपको टी हाफ भी पढ़ा रखा है और टी 75% भी पढ़ा रखा है। तो टी हाफ जो है 20 मिनट में हो रही है, तो इसको मैं लिख देता हूँ टी हाफ। तो 75% कितने मिनट में हो रही है, 30 मिनट में। तो अगर 20 मिनट टी हाफ है तो 30 मिनट को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1.5 या फिर 3/2 टी हाफ। और ये जो रिलेशन है कि भाई 75% रिएक्शन के लिए 1.5 या 3/2 टी हाफ लग रहा है, वो जीरो ऑर्डर के लिए। या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि ओवरऑल रेट सेम चल रही है, चेंज नहीं हो रही, मतलब जिस स्पीड से चल रही है उसी स्पीड से आगे जा रही है, कोई चेंज नहीं आ रहा। तो जब चेंज नहीं आ रहा इसका मतलब जो रेट है वो इनिशियल कंसंट्रेशन में डिपेंड नहीं कर रही, और रेट जो कंसंट्रेशन में डिपेंड नहीं कर रही वो जीरो ऑर्डर में होता है, इसका आंसर हो जाएगा जीरो ऑर्डर। और अगर आपको यही पता है तो इससे भी आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125, लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था एक क्वेश्चन क्वांटम यील्ड का, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन दे रखा है कि भाई जो फोटोन की रेट है वो ये दे रखी है कि भाई पर सेकंड कितने फोटोन गिर रहे हैं, 1.0 × 10⁻16। टोटल समय कितना दे रखा है, 600 सेकंड। जो नंबर ऑफ मोल्स रिएक्ट हुए हैं वो कितने दे रखे हैं, 0.0001 मोल दे रखे हैं। अब ये पूछा है क्वांटम यील्ड बताओ। तो क्वांटम यील्ड का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फोटॉन्स एब्जॉर्ब। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने हैं तो इसको आप क्या करो, एवोगाड्रो संख्या से गुणा कर दो। ब्रैकेट में उसने वैल्यू भी दे रखी है एवोगाड्रो संख्या की, ये लिख दी मैंने, जो उसने वैल्यू दे रखी है वही लिखी है मैंने, ठीक है। अब आप ये मत करना सर 6.023 होती है या 6.022 होती है, जो उसने दे रखी है क्वेश्चन में वो लिख दी मैंने। इसके बाद यहाँ पर नीचे क्या आएगा, नंबर ऑफ फोटोन से एब्जॉर्ब। तो नंबर ऑफ फोटोन के लिए क्या आएगा, ये लिया मैंने, और टोटल के लिए मैंने क्या करा, समय से मल्टीप्लाई कर दिया, टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको सॉल्व कर लो, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 10 आएगा। इसका मतलब ये है कि उसने कैलकुलेशन में आपको कुछ नहीं दिया, ये आपके 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी सब पावर है, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा 10। तो ये आपके काइनेटिक्स की पूरी जो प्रॉब्लम थी वो मैंने सॉल्व कर दी है। जहां पर क्वेश्चन में करेक्शन था वो मैंने कंसीडर नहीं करा है, क्योंकि आपको डाउट जो था वो करेक्शन की वजह से आ रहा था। तो 2 क्वेश्चन जो था, एक में 4 ऑप्शन सेम थे वो मैंने आपको नहीं लिखवा दिए, एक में 2 ऑप्शन सेम थे वो मैंने आपको लिखवा दिए, और 3 या 4 क्वेश्चन में की में करेक्शन था वो मैंने आपको करवा दिया। तो वो आप अपने आप देख लेना। और कुछ क्वेश्चन जो आपने मैंने वीडियो में पढ़ा रखे हैं वो सॉल्व करा रखे हैं, वो आपने पूछ रखे हैं। तो वो अगर आप वो पूछ रहे हो इसका मतलब आपने वीडियो देखे ही नहीं है, तो वो मैंने यहाँ रिपीट नहीं करे, क्योंकि देखिए अगर आप वीडियो नहीं देखेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो अगर आप वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको कुछ आता ही नहीं है, या आपने पढ़ा नहीं है, या आपने सीखा नहीं है। अगर आप सीखोगे नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व कैसे होंगे। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पहले थ्योरी पढ़ना, वीडियो देखना, और फिर नोट्स पढ़ना, उसको याद करना, और फिर प्रैक्टिस करना, ये जरूरी है। क्योंकि मैं यहाँ सॉल्व करा लूँगा, चाहे 2 बार कराऊँ चाहे 10 बार कराऊँ, जब तक फायदा नहीं होगा जब तक आप खुद नहीं करोगे। अब मैंने सॉल्व करा रखा है, आपने वीडियो देखा ही नहीं, तो आपको आएगा कैसे। तो ये चीज़ है, अगर आप
जो मैटर है वो आप नहीं पढ़ोगे तो आपका काम नहीं चलेगा। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अब देखिए कल आपके टेस्ट है, इसलिए मैंने आपको अभी वीडियो बना दिया, आप हाथों हाथ देख लेना ताकि कल के टेस्ट में कोई डाउट ना रहे। समझ में आ रही बात? जो कल टेस्ट है आप अच्छे से देना और नोट्स अच्छे से पढ़ लेना, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना। अगर आप वो नोट्स और क्वेश्चन ढंग से पढ़ोगे तो आपका मैक्सिमम टेस्ट जो है उसी में से कवर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।